नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर सीरीज से 30 मार्च 2024 एंड 1 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। आपको इस वीडियो लेक्चर के एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं। और आपको पता है एमसीक्यूज सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें प्री में करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यूज की अगर प्रैक्टिस रही तो आप आराम से प्री क्लियर कर लेते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए जो आपको सही लगते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें। 30 मार्च 2024 और 1 अप्रैल 2024 के जो हमें पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है एक बीमारी को लेकर, जिसका नाम है एंथ्रैक्स। यस, कोई ना कोई बीमारी आती ही रहती है और जाती रहती है। वैसे अब आई है एंथ्रैक्स। रिसेंटली थाईलैंड ने एक क्लोज वॉच रखने बोला है लाइव स्टॉक्स के ऊपर। जो भी गाय बैल जो भी लाइव स्टॉक्स है उन सब पे अच्छे से ध्यान रखने बोला गया है, क्योंकि एक बहुत खतरनाक बीमारी एंथ्रैक्स जो है वो लाओस में, जो उसका नेबरिंग कंट्री, वहां पे फैल रहा है। एंथ्रैक्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आपको अब ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में जाते हैं। तो सिचुएशन जो है उसमें ये देखा जा रहा है कि 50 सस्पेक्टेड ह्यूमन केसेस है एंथ्रैक्स के, ये रिपोर्ट किए गए लाओस में। तो लाओस में 50 ह्यूमंस के अंदर एंथ्रैक्स होने के चांसेस है। तो थाईलैंड जो होता है, यहाँ पे अभी एक भी केस नहीं आई है 2001 से, बट अगर लाओस में आ गई है तो लाओस से वो थाईलैंड तक आने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए थाईलैंड इस पर क्लोज वॉच रख रहा है कि अब यहाँ पे ये होता क्या है। ये सबसे पहले आपको एंथ्रैक्स को पढ़ना होगा, क्योंकि आपने ये भी देखा कि यहाँ पे लाइव स्टॉक पे ध्यान रखने दिया जा रहा है, कहा जा रहा है। तो यानी लाइव स्टॉक पे क्यों रखा जा रहा है, ये सब अब आपको एंथ्रैक्स क्या है ये पता करने के बाद पता ही चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये जो एंथ्रैक्स है ये एक जूनोटिक बैक्टीरियल डिसीज है। जूनोटिक का मीनिंग होता है जो जानवरों से, एनिमल से ह्यूमंस में फैलता है, ऐसी एक बीमारी। इसलिए लाइव स्टॉक को होगा, लाइव स्टॉक से इंसानों में फैलेगा। तो ये जो बैक्टीरिया इस पे काम कर रहा है उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, इसलिए इसको एंथ्रैक्स भी कहा गया है। प्राइमरीली ये जो आपको देखने मिलता है ये बैक्टीरिया, ये हर्बीवोरस वाइल्ड लाइफ और लाइव स्टॉक में देखने मिलता है। हर्बीवोरस यानी ऐसे जो चारा खाते हैं, जो कि आप कहोगे कि वेजिटेरियन है, वो जो जानवर है उनके अंदर आपको ये देखने मिलता है। बैसिलस एंथ्रेसिस जो होता है, इससे क्या होता है, तो इससे हार्डी स्पोर्स बनते हैं। ये जो हार्डी स्पोर्स होते हैं ये सर्वाइव कर जाते हैं एनवायरमेंट में काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक। जो लोग अब इस एनवायरमेंट में आते हैं उस लोगों के बॉडी में ये जो स्पोर्स होते हैं ये एंटर करते हैं। तो व्हेन द स्पोर्स एंटर देयर बॉडी तो लोग हो जाते हैं इन्फेक्टेड। एंथ्रैक्स के जो स्पोर होते हैं बॉडी में कहाँ से जाते हैं, तो ये स्किन से जाते हैं, स्किन कांटेक्ट होने से जाते हैं, इनहेलेशन के थ्रू जाते हैं। यानी अगर किसी की स्किन कांटेक्ट में आ गई वो इन्फेक्टेड जो भी लाइव स्टॉक है या जो भी पर्सन है उसके, तो ये दूसरे व्यक्ति को हो जाता है इनहेलेशन के थ्रू। अगर एयर में है तो आप जब यानी कोई भी व्यक्ति जब इनहेल करता है तो उसके अंदर ही जाता है। और इंजेक्शन के थ्रू यानी फूड के थ्रू अंदर डाला जाएगा, यानी आप जब खाओगे या फिर कोई भी जब खाएगा तो उसके थ्रू भी ये जा सकता है, फूड के थ्रू। तो 3 रास्ते एंथ्रैक्स के अंदर पहुंचने के। अब जो ये रूट्स हमने देखे अंदर जाने के, रूट्स को अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक होता है कैटानियस एंथ्रैक्स। तो जब भी बॉडी पे कोई कट्स होते हैं, एब्रेशंस होते हैं स्किन के ऊपर, उसके अंदर से स्पोर्स एंटर करते हैं, इसको कैटानियस एंथ्रैक्स कहा जाता है। थर्ड इज इनहेलेशनल, सेकंड इज इनहेलेशनल एंथ्रैक्स। तो इनहेलेशन के थ्रू जाता है, काफ़ी रेयर है कि ये इनहेलेशन के थ्रू अंदर जाएगा, बट अगर गया तो काफ़ी सीवियर होता है। तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स, ये जाता है खाने के थ्रू। स्पेशली जो खराब मीट आप खाओगे, खराब मटन जिसे कहते हैं, वो खाओगे तो उसके थ्रू ये अंदर बॉडी में एंटर करेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एंथ्रैक्स नाम की बीमारी या किसी को एंथ्रैक्स नाम की बीमारी हुई है, ये किसी को कैसे पता चलेगा? इसके सिम्टम्स में इनिशियल सिम्टम में आता है फीवर, फटीग, कफ या फिर डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। सेकंड प्रोग्रेशन, जैसे जैसे बढ़ते जाता है ये और ज़्यादा वर्सन होते जाता है, बहुत ख़राब होते जाता है, और इससे रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, सांस लेना ही ना हो, इस तरह की भी इसमें प्रॉब्लम्स जा सकती है। इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक थेरेपी यही इसमें एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो भी अर्ली। जब किसी को पता चलता है कि उसको एंथ्रैक्स जैसी चीज़ है तो वो अर्ली एंटीबायोटिक थेरेपी के थ्रू ही उसको ठीक कर सकता है। सिप्रोफ्लॉक्सैसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है, या फिर डॉक्सीसाइक्लाइन जो है, ये 2 है जिसके थ्रू ये ट्रीट किया जा सकता है, बट वो एंटीबायोटिक ही आखिरकार वायरस को मारने के लिए हेल्प कर रहा है। दूसरा हम देखेंगे तो प्रिवेंटिव मेजर्स। अब इससे बचा कैसे जाए? अब हमें ये पता है कि बहुत
ज़्यादा इसकी कोई दवाइयाँ यहाँ पे हम कहेंगे अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं, तो इसे प्रिवेंट करना चाहिए। वैक्सीनेशन के थ्रू हो सकता है। एंथ्रिक्स की वैक्सीन होती है फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए, वो होती है जैसे लैब में जो काम कर रहे हैं, मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनके लिए। दूसरा अवॉइड एक्सपोजर, तो जब हैंडल करते हैं हम एनिमल को तो हमें वहाँ पे केयर लेनी चाहिए, केयर के साथ उन्हें हैंडल करना चाहिए। थर्ड इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, इसमें अगर देखा गया तो एंटीबायोटिक आफ्टर एक्सपोजर टू स्पोर्स, है ना। तो हम जब भी कोई एक्सपोज हो जाते हैं, हमारी बॉडी स्पोर्स ये हमारे अंदर जाने लगते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक्स ले लेना चाहिए ताकि वो उस वायरस को मार दे। तीसरा अगला हम देखेंगे जोग्राफिकल स्प्रेड। एंथ्रैक्स जो ये ग्लोबल है, जोग्राफिकल स्प्रेड इसका काफ़ी बड़ा है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये फैल सकता है। ये एंडीमिक है, यानी काफ़ी सारे सब सहारन अफ्रीका में तो ऑलरेडी है, मिडल ईस्ट में है, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया में है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी एंथ्रैक्स देखा जाता है। तो एंथ्रैक्स काफ़ी सारे देश में ऑल ओवर वर्ल्ड आपको ये देखने मिल सकता है। तो ये एंथ्रैक्स करके जो एक डिजीज़ देखने मिला, इसका जो सोर्स है ये है लाइफ साइंस। चलिए अब दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और दूसरी न्यूज़ है अबाउट पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसको शॉर्ट में कहा जाता है पीएम स्वनिधि। सिलेबस इसका स्कीम्स में जाता है, जिस भी एग्जाम में यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कीम्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको उसमें ये देखने मिलेगा, दैट इज आत्मनिर्भर निधि। अब पीएम मोदी जी जो है उन्होंने रिसेंटली एड्रेस किया है जो बेनिफिशियरीज रहे पीएम स्वनिधि स्कीम के उनको। अब ये इस कारण स्वनिधि स्कीम जो है ये न्यूज़ में आ गई है, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये आत्मनिर्भर निधि है। बैकग्राउंड में अगर जाते हैं तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फिर से पीएम स्वनिधि योजना जो है ये जो पहले चलाई गई थी ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक, अब उसे फिर से चलाने की बात यहाँ की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि रिसेंट स्टडी के चलते ये कहा है कि जो इनकम है ये स्ट्रीट वेंडर्स की, जो रास्तों पे कुछ बेचते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, उनकी जो इनकम है वो बढ़ी है, और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी है ऑफ परचेस, ये भी क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट या जो भी चल रहा होगा, और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी रखी है सरकार, ऐसा उनका कहना है। और उसके थ्रू भी पता चल रहा है कि काफ़ी सारे बेनिफिट मिल रहे हैं उनको बैंक्स के थ्रू। ये जो स्कीम है ये उनके लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है, ऐसा कहा है। अब ये स्कीम है क्या, ये देख लेते हैं। तो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि ये क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसको पीएम स्वनिधि भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। पीएम स्वनिधि जो है या फिर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। इससे कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक अमाउंट लोन की तौर पे यानी इस तरह से आपको दिया जा सकता है। तो सेंट्रल सेक्टर है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये दिया जाएगा। इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2020 में, और इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, जिससे मैंने आपको बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। जो स्कीम होती है इसमें कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा, कोलैटरल फ्री लोन होगा 10,000 तक। यानी आपको ये बता दूं कि वर्किंग कैपिटल यानी क्या, जो आपको काम करने के लिए चीज़ें ज़रूरी है उसके ऊपर जो पैसा लगाएंगे, आपको कुछ मशीन्स खरीदने, आपको कुछ टूल्स खरीदने, उसके लिए आपको थोड़ा कोलैटरल फ्री लोन जो होता है वो भी बताता हूँ। तो पहले आपको ये बता दूं कि ये सब चीज़ें खरीदने के लिए आपको लोन दिया जाएगा 10,000 तक। जो भी लोग स्ट्रीट वेंडर्स है उनको कोलैटरल फ्री यानी आपको ये चीज़ के लिए, ये लोन लेने के लिए कोई चीज़ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। जैसे हम कोई भी लोन लेते हैं तो एज ए सिक्योरिटी हमें कुछ तो भी रखना पड़ता है, तो ये यहाँ रखना नहीं पड़ेगा। और हमें आगे अगर लोन लेना है 20,000 और 50,000 का भी आप ले सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट लगेगा 7% इंटरेस्ट, सब्सिडी इस पर गवर्नमेंट देगी। तो इस तरह से लोन ले सकते हैं, तो आपको सिर्फ लोन की अमाउंट चुकानी होगी। ये भी चीज़ यहाँ कही गई है। स्कीम फोकस करती है इंक्रीजिंग डिजिटल फुटप्रिंट इन इंडिया, यानी हम कहेंगे डिजिटल जो चीज़ें उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं ये स्कीम बात कर रही है। और अगर देखा गया तो जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस है वो भी स्ट्रीट वेंडर्स करे तो अच्छे से सरकार को भी पता चले, ये उनका कहना है स्कीम्स के थ्रू सरकार का। और हम कहेंगे कि अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे स्ट्रीट वेंडर्स भी तो कहीं ना कहीं उनको कैशबैक भी दिया जा सकता है 100 रुपये पर मंथ तक स्ट्रीट वेंडर्स को, तो हम फायदा भी कराएंगे, ये भी सरकार का कहना है। स्कीम का एम है कि स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको फॉर्मलाइज करना और उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज एक सेक्टर में हमें कहीं ना कहीं ग्रो कराना है और उसको इकोनॉमिकली आगे बढ़ाना है। रिसेंट स्टडी ने कहा है, एसबीआई ने एक स्टडी की थी, उन्होंने कहा है कि जो परफॉर्मेंस है इस स्कीम का वो 43% बेनिफिशियरी उसमें वुमेन स्ट्रीट वेंडर्स यानी महिलाओं को भी इसका लाभ मिल रहा है, इसका बेनिफिट मिल रहा है। मोर ओवर 44% ऑफ द स्वनिधि जो है उसके बेनिफिशियरी ओबीसी कैटेगरी के है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो ये 22% तक इसके बेनिफिशियरी देखने मिलते हैं। पीएम स्वनिधि जो है उन्होंने हेल्प किया है ताकि इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप को वो कहीं ना कहीं एक तरह से प्रमोट कर सके, यानी सब लोगों को एक तरह से एंटरप्रेन्योर बनने का यानी अपना खुद का बिजनेस डालने का मौका मिल
सके इसीलिए ये दिया जा रहा है। और जेंडर इक्विलाइजर भी ये कहा जा रहा है, जिससे महिलाओं को भी एक तरह से बेनिफिट मिलेगा, वुमेन को भी बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से ये पीएम स्वनिधि जो है ये स्कीम न्यूज़ में रही है, और इसका जो सोर्स था ये था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB। तो अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर्स के बारे में। इससे आपको पॉलिटी में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये एकदम ऐसे टॉपिक है जिस पे बहुत बार क्वेश्चन देखने मिलता है, जैसे गवर्नर्स के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन देखने मिलता है, और ये न्यूज़ में आ गया तो अब फिर से इसमें पक्का क्वेश्चन आएगा। तो गवर्नर की अगर बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है तमिलनाडु के गवर्नर को। तमिलनाडु के जो गवर्नर है उनका नाम है RN रवि। RN रवि को यहाँ क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि एक जो के पोनमुडी करके है उनको मिनिस्टर करके एक्सेप्ट करने में या री इंडक्ट करने में, उनको यहाँ पे जो पोनमुडी थे उनको सस्पेंड किया गया था क्योंकि उनके ऊपर जो भी केस चल रही थी, यानी उनको मिनिस्टर के पोस्ट से निकाल दिया गया था, उन पे केस चल रही थी। यानी अब क्या हुआ कि उनके ऊपर का जो कन्विक्शन था वो टॉप कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें कहा है कि उनका जो कन्विक्शन है वो सही नहीं है, तो सस्पेंड कर दिया गया उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए थे उसको। उसके बावजूद RN रवि ने उनको फिर से लेने से मना कर दिया है। तो ये क्या ऐसा हो सकता है, क्या गवर्नर ऐसा कर सकते हैं कि किसी मिनिस्टर को लेने या फिर हम कहेंगे फिर से अपॉइंट करने से कहीं ना कहीं उन्हें मना कर दे? तो ये चीज़ काफ़ी बड़ी है, गवर्नर ने अपनी पावर दिखाई है, इसीलिए ये जो गवर्नर वाला टॉपिक है ये न्यूज़ में आ गया है। अब अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो एक नया चैप्टर हमको देखने मिल रहा है कि फिर से हमें काफ़ी बार जो कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलता है वो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी स्टेट रूल बाय अपोजिशन पार्टीज एंड देयर गवर्नर, उनके बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट है। मैं आपको ये चीज़ सबसे पहले बता दूं कि हर स्टेट में एक CM होता है और एक गवर्नर होता है। CM की जो सरकार होती है, चीफ मिनिस्टर की जो सरकार होती है वो इलेक्टेड होती है बाय पीपल। गवर्नर जो होता है ये अपॉइंटेड होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करेगा। अब सबसे पहले ये गवर्नर आया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी और की सरकार चुन के आ गई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोजिशन वाली गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे अपोजिशन वाली गवर्नमेंट है, बट गवर्नर किसने अपॉइंट किया? गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। तो उनका कोई गवर्नर होगा जो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि ये अलग पार्टी का, ये अलग पार्टी का, तो ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है, चलते रहता है। तो ये हम कहेंगे कि गवर्नर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि सेंटर के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो अब ये किस तरह से हो सकता है, या फिर ऐसा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या लॉ है ये देखना होगा। तो लॉ क्या है गवर्नर और स्टेट रिलेशंस को लेके, यानी आपको ये भी बता दूं कि जो गवर्नर होता है वो एक अपॉलिटिकल हेड होता है, और वो अपॉलिटिकल हेड है यानी वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है गवर्नर में। ये कहीं ना कहीं एडवाइस पे ही काम करना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ठीक है, पहली बात तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है CM, और CM का होता है पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको मंत्री परिषद कहते हैं। तो ये दोनों मिलके पूरी सरकार चलाते हैं एक स्टेट की, और गवर्नर जो होगा ये कहीं ना कहीं अपॉलिटिकल हेड है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है। तो इस अगर होगा भी तो उसको वो छोड़ के आना पड़ता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नर को इनके एड एंड एडवाइस पे काम करना चाहिए, ये जो कह रहे हैं उस तरह से काम करना चाहिए, ऐसा लॉ कहता है। गवर्नर जो होता है उनको कुछ पावर्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, जैसे कि जो भी बिल पास होके आ रहे हैं, यानी असेंबली में बिल रखे गए वो पास होंगे जब गवर्नर उस पर असेंट देंगे, यानी वो लॉ बनेंगे, एक्ट बनेंगे जब गवर्नर उस पर साइन देंगे। अब वो हाउस से पास होके आए हैं, विधानसभा से पास होके आए, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे कहते हैं, और फिर गवर्नर के पास आते हैं। गवर्नर अगर अपनी एसेंट दे दे तो वो बिल एक्ट बन जाता है, तो उसको वो विथहोल्ड कर सकता है, ये भी उसके पास पावर है। या फिर वो डिटरमाइन कर सकता है कि पार्टी को ये बोलने के लिए कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। मेजॉरिटी किस तरह से प्रूव की जाती है आपको ये पता होगा कि जिस पार्टी को आधे से ज़्यादा सीट्स मिलती है एक हाउस में, फॉर एग्जाम्पल किसी ये लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 सीट्स है, तो जिस पार्टी को 50 से ज़्यादा सीट्स मिलेगी वो सरकार बनाएगी। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी एक पार्टी को 51 सीट्स मिल गई, और इनमें का ये ए नाम के पार्टी के लोग हैं और बी नाम के पार्टी को 49 सीट्स मिल गई। अब क्या हो गया कि इन्होंने सरकार बना ली, बट यहां से 2 लोग इधर चले गए। देखिए पार्टी तो लोग चेंज करते ही, आपको पता है। 2 लोग यहां चले गए तो ये कितने हो गए? +2, यानी ये हो गया 51 और ये हो गया 49। तो अब इनको सरकार बनानी पड़ेगी। तो ऐसे वक्त यहाँ पे गवर्नर इनको बोल सकता है कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो, जब भी गवर्नर को लगता है, जब भी दूसरी पार्टी गवर्नर को ये चीज़ें जो होती है ये करने के लिए कहती है। तो यही होगा कि पार्टी जो होगा उसको सबसे पहले ये किया जाएगा, और पार्टी को ये भी कहा जाता है, यानी और विच पार्टी मस्ट बी कॉल्ड टू डू फर्स्ट डू सो जनरली आफ्टर हंग वर्डिक्ट इन एन इलेक्शन। और कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, क्या करेगी, ये सब चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं गवर्नर अपना कुछ एक तरह से रिकमेंडेशन है पावर को यूज़ कर सकते हैं। जब किसी को भी मेजॉरिटी नहीं है तभी गवर्नर किसी
पार्टी को बुला सकते हैं जो पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिली है, और उनको बोल सकते हैं कि आप सरकार बना के दिखाइए, अलायंस में सरकार बना के दिखाइए। ये सब चीज़ें चलती है। तो कोई प्रोविजन नहीं है फॉर द मैनर इन विच गवर्नर एंड स्टेट मस्ट एंगेज पब्लिकली। वो पब्लिकली गवर्नर और स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट साथ में कैसे रहेंगे, इसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ सिर्फ इतना है कि जब भी दोनों के डिफरेंस में ओपिनियन आए, यानी ऐसा दिया नहीं है कि जब भी ओपिनियन में डिफरेंस आए दोनों के, यानी स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग कह रही, गवर्नर कुछ अलग कह रहे, तो क्या होना चाहिए, इसके लिए कोई लॉ नहीं है। तो मैनेजमेंट जो है डिफरेंसेस के उनको ट्रेडिशनली गाइड किया जाता है, ठीक है, ईच अदर्स बाउंड्रीज की, भाई तेरा ये काम है तू वो देख, मेरा ये काम है मैं वो देखूंगा, तू मेरे काम में मत आ, मैं तेरे काम में नहीं आता, और इस तरह की फिर एटीट्यूड बनना शुरू हो जाता है। तो व्हाट हैव बीन द फ्रिक्शन पॉइंट्स इन रिसेंट ईयर्स, हुआ क्या है अभी तक इतने सालों में। तो आपको ये बता दूं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स अब तक गए हैं। किस तरह के प्रॉब्लम है, तो रिसेंट ईयर्स हमें ये देखने मिला है कि गवर्नर, देखिए जब भी इलेक्शन होते हैं तो गवर्नर बुलाते हैं पार्टीज को कि आप सरकार बनाइए। गवर्नर जनरली किस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाएगा, जिस पार्टी को ज्यादा सीट्स मिली है। अब फॉर एग्जांपल किसी पार्टी को मेजॉरिटी में सीट्स नहीं मिली है, हमने लिया कि 100 सीट्स है, 100 में से 51 सीट्स किसी भी पार्टी को नहीं मिली है क्योंकि 4 पार्टी, ऐसा समझे। तो गवर्नर किसी भी पार्टी को बुलाएगा, तो हो सकता है गवर्नर अपनी जो पार्टी है उसके करीब वाली उसको बुला ले। ऐसे भी गवर्नर पे कहीं ना कहीं ये कहा गया है। फॉर एग्जांपल लेते ए बी सी डी, ऐसी 4 पार्टी है। ए को मिल गए 20 सीट्स, बी को मिल गए 30 सीट्स, सी को मिल गए 40 सीट्स, और डी को बची हुई जो सीट्स है यानी यहाँ पे आ जाता है फिर 10 सीट्स। 10 सीट्स मिल गए सपोज, तो किसको बुलाना चाहिए, वैसे तो सी को बुलाना चाहिए, बट गवर्नर हो सकता है कभी बी को बुला दे, है ना। ऐसा कहा जाए गया है कि जिसको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिली उसको बुलाना चाहिए। फिर अगर बी को बुलाया तो बी क्या करेगा, बी डी और ए के साथ हाथ मिला लेगा और ये 50 और 10 60 सीट्स हो जाएगी और ये गवर्नमेंट बना लेंगे अलायंस वाली। इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है। तो ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी बार, सॉरी गवर्नर को काफ़ी बार क्रिटिसाइज किया जाता है ना, मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कहता है कभी, तो कभी कभी बिल्स के लिए सिटिंग बुलाना नहीं बुलाना ये भी देखा जाता है। और फिर कहीं ना कहीं रिमार्क्स भी होता है, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन पे भी रिमार्क करते हैं जो गवर्नर होते हैं कि स्टेट ठीक से काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती है। तो इस तरह के गवर्नर के थ्रू सेंटर ने काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं। गवर्नर बोलेगा कि भाई आपका जो स्टेट है वो अच्छे से नहीं चलाया जा रहा है, आपकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबलाइज नहीं है, स्टेबल नहीं है, इस तरह के गवर्नमेंट सेंटर को बताता है। और फिर सेंटर कहीं ना कहीं एलिगेशंस लगाता है स्टेट गवर्नमेंट की पे कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे। ऐसा 1950 से ही देखने मिलता है। 1959 में केरला के EMS नाम्बुरिडी पद करके जो है, ये है गवर्नमेंट जो इनकी है वाज डिसमिस्ड। गवर्नर की रिपोर्ट आने पे इस पूरी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। दिसंबर 2020 में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट की थी कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए असेंबली में 3 सेंट्रल फार्म लॉज को लेकर, और इसके लिए फार्म लॉज को लेकर अलग से बुलाने की भी उन्होंने डिमांड की, और फिर यहाँ पे डिस्कशन के लिए आना पड़ा गवर्नमेंट को। तो ये भी हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। अगला है कि कर्नाटक पोल्स जो है उसमें 2018 में कर्नाटक में इलेक्शन हुए, और यहाँ ये देखा गया कि गवर्नर वाजूभाई वाला जो है उन्होंने इनवाइट किया था बीजेपी को कि आप गवर्नमेंट बनाइए, और जो BS येड्डीयुरप्पा करके जो है, येड्डीयुरप्पा करके उनको कहीं ना कहीं मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए भी कहा था 15 दिन में। तो डायरेक्टली गवर्नर ने बीजेपी को ही बुला लिया और बोल दिया आप सरकार बना दिए, ये भी चीज़ें देखी गई। तो इसको चैलेंज किया था कांग्रेस ने और JDS ने सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये जो 15 दिन दिए थे ना, 15 दिन काम करना बहुत बड़ी बात हो गई ना बिना मेजॉरिटी के, और 15 दिन का टाइम दिया था कि मेजॉरिटी बनाई है। इसलिए जो अपोजिशन थे उन्होंने बोला कि 15 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा है, तो इसको 3 दिन कर दिया गया। तो इस तरह की भी चीज़ें आपको देखने मिली है गवर्नर को लेके कुछ एग्जाम्पल्स। तो ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी तो होती ही रहती है। अब देखते हैं कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों है, गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों है। सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि गवर्नर जो होंगे ये कहीं ना कहीं अपॉलिटिकल अपॉइंटीज होने चाहिए। तो अब अपॉलिटिकल अपॉइंटीज होने चाहिए यानी गवर्नर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह भी कहा था कि गवर्नर जो है पॉलिटिकल होगा, बट पॉलिटिशियंस भी गवर्नर बन जाते हैं। पॉलिटिशियन कोई गवर्नर बन रहा है तो भाई वो तो तकलीफ देगा ही। अगर ये लिखा भी हो किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए तो वो जब गवर्नर किसी को बनाती है कोई भी पार्टी तो उसको बोलती है कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, यानी आप दिख रहे कि आप अपॉलिटिकल हो। इस तरह से चीजें लोग कर लेते हैं। 2001 में नेशनल कमीशन बिठाई गई थी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहा है। तो इसके जो हेड थे वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेंकटचलैया करके थे। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो कमीशन है इसको बिठाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने ये कहा था कि गवर्नर जो है ओव्स हिज अपॉइंटमेंट
and its continuation in the office of the union or to the union of ministers in the matter where central government and state government do not see eye to eye, there is apprehension that he is likely to act in accordance with the instruction if any received from the central council of minister। आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर ये चीजें ठीक से नहीं चल रही है तो गवर्नर जो होंगे, गवर्नर ऑफिस में तब तक रहेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इंस्ट्रक्शंस किसी के फॉलो करने और कहीं ना कहीं गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट की जम नहीं रही है तो गवर्नर को जो भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के से रिसीव हुए इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करने होंगे। यानी आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा गवर्नर को चला सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट को तकलीफ पहुंचाने के लिए भी ये काम कर सकते हैं, गलत फायदा भी उठा सकती है गवर्नर के थ्रू, तो वो स्टेट में गड़बड़ भी कर सकती है। तो देयर इज नो प्रोविजन, यानी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं गवर्नर को इम्पीच किया जा सकता है, क्योंकि उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और सेंटर के एडवाइस यानी मिनिस्टर के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि गवर्नर को इम्पीच नहीं किया जा सकता है, इम्पीच करने ने उनके पोस्ट से निकाला नहीं जा सकता है। अगर पोस्ट से निकालना है गवर्नर को तो प्रेसिडेंट ही निकाल सकते हैं, वो भी सेंटर गवर्नमेंट जो उसके एडवाइस पे। गवर्नर का जो टेन्योर होता है 5 ईयर का टेन्योर होता है, बट वो ऑफिस में तब तक रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। प्रेसिडेंट चाहे तो 2 साल में उनको हटा सकते, 3 साल में हटा सकते, 5 साल बाद फिर से अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसी काफी सारी चीजें हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया तो कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि गवर्नर अपनी पावर किस तरह से या हम कहेंगे यूज करेंगे या किस तरह से अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे जब भी वो सीएम को अपॉइंट करेंगे उस वक्त, या फिर असेंबली को डिसॉल्व करते हो। गवर्नर सीएम को अपॉइंट करते हैं तो किस तरह से करेंगे, किस मैनर में करेंगे, लिखा नहीं। असेंबली को हर 5 साल बाद उनको डिसॉल्व करना होता है और नए इलेक्शन लेना होता है, बट बीच में कभी कर सकते हैं कि नहीं या किस तरह से कर सकते हैं कहीं लिखा नहीं है। तो हो सकता है 5 साल के पहले डिसॉल्व कर दे, या फिर गवर्नर अपने प्रेसिडेंट से बात करके गवर्नर यानी प्रेसिडेंट रूल लगा दे, यानी हम कहेंगे स्टेट इमरजेंसी लग जाए। तो ये लिमिट नहीं है कि किस तरह से गवर्नर कब तक रहेंगे, या फिर गवर्नर अपने बिल जो पास होके आ रहे हैं किसी भी हाउस से, सपोज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल पास होके आप गवर्नर ने एसेंट दे दी अगर उसके ऊपर, तो वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। बट यहाँ पे ये भी नहीं है कि गवर्नर उस पर कब साइन देंगे, कब अपना एसेंट देंगे। गवर्नर उसको विथहोल्ड करके रखते हैं और स्टेट काम नहीं कर पाता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसलिए ये फ्रिक्शन जो है ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो ये है स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर को लेके कुछ पार्ट जो कि पॉलिटिक है, और इसका जो सोर्स था वो था इंडियन एक्सप्रेस। अगली जो न्यूज हमें देखने मिल रही है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके। आपको ये बता दूं प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है। सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी किसी ने ऑफेंस करने के पहले, किसी ने क्राइम करने के पहले ही उसे जेल में बंद कर देना, कहीं पे तो भी बंद कर देना, डिटेन कर देना, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये इसलिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति को आप रोकना चाहते हो कि वो क्राइम ना करे, इसीलिए उसको पहले ही डिटेन कर दिया जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है, इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। इसका सिलेबस जाता है पॉलिटी में। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन पे काफी बार क्वेश्चन आया और इस बार भी आने के चांस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं जो भी पावर्स है, हम कहेंगे जो भी पावर्स है किस चीज को लेके, प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके, उसका आर्बिट्ररी यूज नहीं होना चाहिए, यानी मनमानी यूज नहीं होना चाहिए। अपने मन से आप किसी को भी अंदर डाल रहे हैं, अपनी पावर का यूज कर रहे हैं, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट जो है, तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये चीज अलाउ की थी कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी भी हालत में यानी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये ओवरटर्न कर दिया है तेलंगाना हाई कोर्ट का डिसीजन, और ये कहा है कि आपको प्रिवेंट करना चाहिए, आप मनमानी यूज नहीं कर सकते, कोई रीजन रहे तभी आप कर सकते हो। बैकग्राउंड में जाते तो इट क्लैरिफाइड दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज मीन टू अवॉइड फ्यूचर हार्म, यानी आपको कोई हार्म करने से किसी को रोकना है, कोई ऑफेंस करने से रोकना है, इसीलिए आप उसका यूज कीजिए, इसलिए आप उसे अंदर डालिए। आप कैसे भी अंदर नहीं जा सकते, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि उसने अब तक ऑफेंस किया नहीं। इसलिए केयरफुली हर चीज को देखते हुए, हर फैक्ट को देखते हुए ही किसी भी व्यक्ति को जेल में या फिर कहीं भी बंद करना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में जाते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है, इसमें इंडिविजुअल को बिना ट्रायल के उसको डायरेक्टली ही अंदर डाला जा सकता है, यानी आपको जेल में डाला जा, या आपको नहीं यानी किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में इंडिविजुअल को डिटेन कर दिया जाएगा, ट्रायल यानी कोई केस चलाए बिना, और क्यों, क्या बहाना देके, ये रीजन देके कि भाई वो क्राइम कर सकता है तो उसे हमें रोकना है, इसीलिए। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होती है, जो कि पनिश कराती है दूसरों को, यानी समवन फॉर एन ऑफेंस दे हैव कमिटेड, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन डज नॉट इन्वॉल्व एन ऑफेंस। तो यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं है, इस पे यहाँ किसी ने क्राइम नहीं किया, यहाँ बिना क्राइम किए किसी को अंदर डाला जा रहा है। तो इस तरह से क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होती है वो अलग होती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में केस चलेगी, ये चलेगा, ट्रायल चलेगा, यहाँ पे तो ऑफेंस भी नहीं किया और डायरेक्ट अंदर डाला जा सकता है, ये कह के कि हम उसे
ऑफेंस करने से रोक रहे। तो ऑब्जेक्ट क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन? इज प्रिवेंशन, प्रिवेंट करना, पनिश करना नहीं। तो एम है टू प्रिवेंट करना, यानी वो अलग से ऐसी एक्टिविटीज ना करे जो प्रिजुडिशियल हो, यानी हम कहेंगे कि जो किसी को हार्म करने वाली हो, लॉ तोड़ने वाली हो, या फिर हम कहेंगे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए खतरनाक हो, देश के लिए खतरनाक हो, ऐसा किसी को करने से रोक रहे तो फिर ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। इसका लीगल बेसिस क्या है, क्या ये लीगली अलाउड है? तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। आर्टिकल 22 में हम कहेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन जब होता है तो एक व्यक्ति, एक पर्सन जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया है, तो उसके पास क्या राइट्स है, उसके क्या अधिकार है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। बट ये कहा गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होने के बाद किसी पर्सन के क्या राइट्स है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है, ये तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 3B, इसमें अगर आप देखोगे जो अलाउ किया जाता है फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, और रेस्ट्रिक्शन भी डाले जा सकते हैं पर्सनल लिबर्टी पे। क्यों? क्योंकि स्टेट की सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को आपको ठीक रखना है, इसीलिए। तो किसी की पर्सनल लिबर्टी यानी किसी के जो भी फ्रीडम है उस पर भी यहाँ रेस्ट्रिक्शन डाले जा सकते हैं। आर्टिकल 22 क्लॉज 4 जो होता है, यहाँ ये कहा गया है कि कोई भी प्रोविजन, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं जब तक, यानी हम कहेंगे कि कोई भी लॉ नहीं कर सकता है 3 महीने से ज्यादा किसी को जेल में रख सकता है। अगर एक्सटेंड करना चाहते हो 3 महीने का, तो एडवाइजरी बोर्ड जो होगा उसका कहीं ना कहीं रिपोर्ट लगता है। एडवाइजरी बोर्ड को पूछना होगा, एडवाइजरी बोर्ड ने बोला हाँ ठीक है और भी आप अंदर इसे व्यक्ति को रख सकते हो और एक्सटेंड कर सकते हो इसका प्रिवेंटिव डिटेंशन, तभी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सटेंड हो सकता है। ये जो एडवाइजरी बोर्ड होता है इसमें जजेस ही होते हैं, तो उसमें भी सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ता है कि आप उस व्यक्ति को और टाइम के लिए क्यों अंदर रखना चाहते हो। तो इस तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन न्यूज में आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली जो न्यूज थी इसका सोर्स था इकोनॉमिक टाइम्स। अब हमें जो अगली न्यूज देखने मिल रही है वो है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेके। ये क्या होती है? इंटर यानी एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में होने वाला डिस्प्यूट, और किस चीज को? तो पानी को लेके। किस पानी को? तो नदी के पानी को लेके। अब आपको पता है एक रिवर जो होती है वो दो स्टेट से बह रही है, ए नाम का स्टेट और बी नाम का स्टेट। ए कह रहा है कि इसका पानी मेरा है, बी कह रहा है मेरा है, मेरा इतना परसेंट है, मेरा इतना परसेंट है। इसको लेके ऐसे डिस्प्यूट तो इंडिया में पहले से ही देखने मिलते हैं। तो ये जो इसका सिलेबस फिर से GS2 में जाता है, गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें जाता है। तो जो भी डिस्प्यूट चल रहा है अभी फिलहाल स्टेट ऑफ तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, और ये डिस्प्यूट कौन से नदी को लेके? तो पेन्नयार रिवर को लेके है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा है रिसेंटली कि नए नेगोशिएशन कमिटी बनाई जाए और री एक्सप्लोर किया जाए कि इन दोनों के बीच में किस तरह से सेटलमेंट हो सकते हैं और जल्दी जल्दी इशू को सेटल करके एक बार का खत्म किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा है। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो एक फाइट चल रही है स्टेट्स पे पानी को शेयर करने को लेके। ये कोई नई बात नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सालों से चल रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में पानी की कमतरता है, डेफिशिएंट रेनफॉल है, रेनफॉल कम है, पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये पानी किसका, इसको लेके बहुत झगड़े चलते हैं। फैक्टर्स कौन से रेस्पॉन्सिबल है कि भाई दो लोगों के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में झगड़े चलते हैं? सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है उसमें पहली चीज आती है कि एक नदी होती है वो अक्रॉस बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट्स बहती है। मैंने बताया एक रिवर है जो कि 2 स्टेट से बह रही है। तो हम कहेंगे अपस्ट्रीम स्टेट जो होता है वो यूजुअली एडवांटेज में होता है। फॉर एग्जांपल ये नदी यहाँ से निकल रही है और इस तरफ जा रही है, तो जब इस तरफ जा रही है तो ये ए नाम का स्टेट ले लो, बी नाम का स्टेट ले लो। तो ए नाम का स्टेट जो जहाँ से नदी बह रही है ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि एडवांटेज में है, क्योंकि पानी इसके यहाँ से बह रहा है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वो कुछ डैम और ये सब बना के पानी रोक भी सकता है ताकि बी के पास से पानी ना जाए, तो ये एडवांटेज में रहता है। टोटल वाटर डिमांड जो इंडिया की वो प्रोजेक्ट की गई है कि वो बढ़ी है 22% एंड 32% इन 2025 एंड 2050 रेस्पेक्टिवली। तो अभी भी बढ़ी है और आगे बढ़ने वाली है। 22% ये डिमांड बढ़ने वाली है और पानी हमें 22% ज़्यादा लगने वाला है 2025 में, और 32% अभी जितना उससे ज़्यादा पानी हमें लगने वाला है 2050 में। तो हम कहेंगे कि ये डिमांड जो है ये बहुत बढ़ती जा रही है क्योंकि लिमिटेड वाटर रिजर्व्स है, और हम कहेंगे कि 2 स्टेट इसके लिए झगड़ रहे कि पानी किसको मिलेगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शेड्यूल्स दिए। तो शेड्यूल 7 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर देता है पानी को यूज करने का फॉर स्टोरेज। आप पावर टू यूज वाटर फॉर स्टोरेज है ना, पानी को आप स्टोर कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो, जो कि स्टेट लिस्ट में दिया है ना। स्टेट का ये काम है कि वो सब ये कर सकता है। अब इंटरस्टेट वाटर जो होता है
वो कहीं ना कहीं यूनियन लिस्ट में आता है। इंटरस्टेट वाटर यानी ऐसी नदी का पानी जो नदी दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट से जा रही है, उसका पानी यूनियन लिस्ट में चले जाता है, यानी इस पे सेंटर की पावर होती है। स्टेट लिस्ट में जो है उसमें स्टेट की पावर होती है, तो जो सिर्फ एक स्टेट से बह रही है नदी उसमें पूरा उसी की स्टेट की पावर होगी। हाउएवर ये जो पावर होती है ये इंटरकनेक्टेड है एंड यूजेस बाय वन स्टेट अफेक्ट्स द यूसेज बाय अदर स्टेट, है ना। अगर आप एक स्टेट ए नाम का स्टेट ज्यादा यूज कर रहा है तो बी नाम के स्टेट के लिए पानी कम रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चलते जाते हैं। वाटर का गवर्नेंस आर्किटेक्चर अगर इंडिया में देखा गया तो वो इसी पे बेस्ड है कि भाई देख मेरा कितना है और तेरा कितना है। तो न्यूमेरिकल मेजर्स है जैसे कि एरिथमेटिक हाइड्रोलॉजी हो गया, सरप्लस, डेफिसिट, ये सब देखना पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं नंबर्स देखने पड़ेंगे कितना पानी किसको देना है। सरप्लस यानी किसके पास पानी ज्यादा है, डेफिसिट यानी किसके पास पानी कम है, ये सब देखना होगा। तो इग्नोरिंग सोशल चीजें नहीं देखी जाती है, एनवायरमेंट को नहीं देखा जाता, इकोलॉजिकल चीजें नहीं देखी है, कल्चर को नहीं देखा जाता है जो पानी के साथ जुड़ा है। और कहीं ना कहीं जो स्टेट होते हैं वो डिमांड करने लगते हैं भाई हर चीज को देख के कि भाई हमको इतना पानी होना, उतना पानी होना। तो इस तरह की चीजें तो बहुत कॉमन है इंडिया में। अब अगर ऐसे झगड़े होते हैं तो क्या हमारे पास चीजें अवेलेबल है? तो सबसे पहले मैकेनिज्म्स जो है जो इस तरह के डिस्प्यूट से कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि डील कर सकता है, वो है सबसे पहले 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें जो एंट्री नंबर 17 है स्टेट लिस्ट में दी है, उसमें ये कहा है, देखिए 7th शेड्यूल में क्या दिया है, 7th शेड्यूल में दी है लिस्ट। एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी चीजें लिखी है उसमें यूनियन की पावर है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, ताकि झगड़े ना हो। स्टेट लिस्ट में जो चीजें लिखी है उसमें स्टेट की पावर है। तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीजें लिखी गई है, जो सब्जेक्ट्स लिखे गए उसमें दोनों की पावर है। तो इस तरह से 3 लिस्ट बना के दिए कि भाई आपको कौन कौन से काम करने आपके लिस्ट में देखिए और वो चीजों पर काम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस जो है ये सेंट्रल के लिस्ट में, तो डिफेंस के ऊपर सेंटर काम करता है। बैंकिंग ये सेंटर के हाथ में है तो सेंटर बैंकिंग के ऊपर काम करता है। पुलिस डिपार्टमेंट ये स्टेट के पास है तो स्टेट पुलिस में काम करता है। एजुकेशन ये दोनों के पास है तो दोनों भी एजुकेशन को लेके काम करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। वाटर जो होता है दैट इज टू से, अब लिखा क्या है देखिए 17 में, वाटर दैट इज टू से वाटर सप्लाईज की बात करें, इरिगेशन की बात करें, कैनल की बात करें, ड्रेनेज की बात करें, या रिवर के आजू बाजू एम्बैंकमेंट करने की बात करें, या फिर हम वाटर स्टोरेज की बात करें, या वाटर पावर की बात करें, यानी आप वाटर का यूज करके जो भी पावर जनरेशन कर रहे हैं उन सब चीजों की बात करें, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एंट्री 56 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो ये सब चीजों के ऊपर जो लिस्ट 1 में दिया है एंट्री नंबर 56 में वो चीजें काम करेगी। आता ये स्टेट के हाथ में, बट किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो यूनियन के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब एंट्री 56 में लिखा क्या गया है कि रेगुलेशंस और डेवलपमेंट जो रहेगा इंटरस्टेट वाटर का, यानी ऐसी नदी जो 2 स्टेट से गुजर रही है उसको लेके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे। तो रूल्स और रेगुलेशन कौन बनाएगा, तो सेंटर बनाएगा रिवर वैली को लेके, यानी हम कहेंगे। और ये जो रूल्स और रेगुलेशंस और डेवलपमेंट जो किए गए सेंट्रल स्टेट को लेके वो यूनियन के कंट्रोल में रहेंगे। और ये सब चीजें डिक्लेयर करेगा पार्लियामेंट एक लॉ बना के, है ना। पब्लिक इंटरेस्ट में बात की जाएगी कि भाई लोगों के लिए जो ठीक है उसके ऊपर हम काम करेंगे। यानी पानी आ रहा है, पानी जो है वो जैसे मैंने बताया स्टेट के पास है, बट अगर वो नदी 2 स्टेट से जा रही है तो फिर वो यूनियन के हाथ में देना पड़ेगा, नहीं तो दोनों स्टेट झगड़ते बैठेंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजें लिखी है। आर्टिकल 262 ये कहता है कि पार्लियामेंट एक लॉ बना के एडजुडिकेशन भी कर सकता है डिस्प्यूट या कंप्लेंट्स का। अगर कोई स्टेट अगर कंप्लेंट करती है तो पार्लियामेंट को कोई लॉ बना के कहीं ना कहीं फैसला सुनाना चाहिए ऐसे डिस्प्यूट पे कि किस तरह से कौन कितना यूज करेगा, कितना पानी किसका है इंटरस्टेट रिवर वैली पे। और ये चीज़ों के लिए पावर जो है वो आर्टिकल 262 के में दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसी लॉ जो है इन चीज़ों के लिए एक्ट जो है वो पार्लियामेंट बना सकता है। अब पार्लियामेंट को ये पावर मिल गई तो पार्लियामेंट ने 2 लॉ बना डाले। एक लॉ का नाम है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये इसमें इसके थ्रू ये कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है जिनके वाटर डिस्प्यूट चल रहे, पानी को लेकर जिनके बीच में झगड़े चल रहे दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, वो रिक्वेस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई देखो ये जो डिस्प्यूट होता है ये ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाए। ट्रिब्यूनल यानी जिस तरह से कोर्ट होते हैं वैसे ही ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ट्रिब्यूनल्स क्या करते हैं तो फैसले सुनाते हैं किसी स्पेसिफिक मैटर पे, तो अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा नदियों को लेके। और दूसरा जो एक्ट बनाया गया है वो रिवर बोर्ड्स एक्ट है 1956 का। ये जो एक्ट होता है इसमें रिवर बोर्ड भी बनाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये बोर्ड जो होते हैं रेगुलेशंस और डेवलपमेंट करेंगे इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैलीज का। तो ये पार्लियामेंट ने करके रखा है, इसके लिए बोर्ड भी बनाए हैं और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं वो ट्रिब्यूनल्स भी बना के रखा है जिससे यहाँ पे फैसले सुनाए जाते हैं। तो ये सब पार्लियामेंट कर रहा है, किया है। उसके अलावा नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 की है। 2012 की जो नेशनल वेलफेयर
नेशनल वाटर पॉलिसी है, यहाँ ये कहा गया है कि जो भी इश्यूज है जैसे पानी की कमतरता को लेके, स्कैरसिटी को लेके, इनिक्विटीज को लेके डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी किसी को ज्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं यूनिफाइड पर्सपेक्टिव ना होना प्लानिंग का, एक स्टेट अलग प्लान कर रहा है दूसरा स्टेट अलग प्लान कर रहा है पानी को लेके, उसके मैनेजमेंट को लेके, और जो भी यूज कर रहा है वाटर रिसोर्सेज के लेके, ये इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक नेशनल वाटर पॉलिसी भी सेंटर जो है ये 2012 में बना चुका है। तो सेंटर हमेशा जो है वो कोशिश कर रहा है कि स्टेट्स के बीच में ज्यादा झगड़े ना हो। तो इश्यूज और चैलेंजेस जो है, इश्यूज और चैलेंजेस जो एसोसिएटेड है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेके, वो क्या है? अब इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं डिलेड रिजोल्यूशन है, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम कहेंगे प्रोसीडिंग्स जो है काफी लंबी चलती है, लंबी चलने के बाद काफी डिले है पानी और पानी के डिस्प्यूट को देखने के लिए, यानी हम कहेंगे उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है। इट टुक 11 ईयर्स फॉर गोदावरी वाटर डिस्प्यूट। सोचिए, यानी जो ट्रिब्यूनल है उसको अपना फैसला सुनाने के लिए 11 साल लगे थे गोदावरी रिवर पे। तो आर्टिकल 262 क्या करता है? तो सुप्रीम कोर्ट को ये डिटर करता है फ्रॉम एडजुडिकेटिंग इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, यानी सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर कर दिया गया है ये जो भी पावर है, ये पावर से बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के, कि भाई सुप्रीम कोर्ट को कोई जरूरत नहीं है, ट्रिब्यूनल से काम कर लेंगे। बट आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को भी पावर देता है कि अपील जो है ट्रिब्यूनल ऑर्डर पे, उसमें सुप्रीम कोर्ट काम कर सकता है अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे ठीक से काम नहीं चल रहा है। तो अगला है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं इसके अपने फायदे के लिए यहाँ पे काम कर रही हैं, यानी हम यही कहेंगे कि अपने पॉलिटिकल गोल्स को पूरा करने के लिए नदी का इस्तेमाल किया जा रहा है, डिस्प्यूट क्रिएट किए जा रहे हैं, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं है ट्रिब्यूनल्स में अगर देखा गया तो। यानी यहाँ पे जो ये जो ट्रिब्यूनल्स है यहाँ पे मेंबर्स जो है ये जुडिशियरी से तो है ही, तो उनको उतना इनपुट्स नहीं पता, जैसे स्पेशलिस्ट को ज्यादा पता है, जैसे इकोलॉजिस्ट को ज्यादा पता होगा क्वालिटी ऑफ ऑर्डर्स और ये सब। तो जो भी ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं उसमें उतनी टेक्निकल चीजें नहीं, क्योंकि जजेस को लॉ पता है, उतनी टेक्निकल चीजें तो जुडिशियरी वालों को नहीं पता होगा ना, तो कुछ स्पेशलिस्ट को भी वहां पे बिठाना चाहिए और उनके थ्रू भी चीजों को सॉल्व करने के सोचना चाहिए। तो इस तरह के यहाँ पे इश्यूज और चैलेंजेस अभी भी है जो आई होप कि आगे सॉल्व हो जाए। इसके ऊपर हर साल लगभग बहुत बार क्वेश्चन आए और इसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन आएगा पक्का है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नदी का नाम है पेन्नैयार नदी, और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है ये GS2 में आता है, और इसका जो सोर्स था वो था लाइव लॉ। उसके बाद जो हमें अगली न्यूज देखने मिल रही है वो है एक्स क्लास सोलर फ्लेयर को लेके, और इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। तो अर्थ जो होता है रिसेंटली हिट बाय एन एक्स क्लास सोलर फ्लेयर, तो अर्थ को रिसेंटली एक एक्स क्लास सोलर फ्लेयर हिट कर गया है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आयोनाइज कर देगा अर्थ के एटमॉस्फेयर को, यानी टू आयोनाइज द पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, तो हमारे एटमॉस्फेयर के किसी पार्ट को ये आयोनाइज कर देगा, इतना ये पावरफुल है एक्स क्लास सोलर फ्लेयर। ये भी आपको बताता हूँ ये क्या होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ऐसा नहीं सोचना है कि हम साइंस के नहीं तो हमें नहीं पता चल रहा है, आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी। बैकग्राउंड में जाते हैं तो इंटेंस सोलर आउटबर्स्ट हुआ है, तो हम कहेंगे ये डिटेक्ट किया गया। अब सोलर आउटबर्स्ट हुआ है यानी कहीं ना कहीं सन से हुआ है, बहुत बड़ा सोलर आउटबर्स्ट हुआ है, इसको डिटेक्ट किया सैटेलाइट्स ने फ्रॉम नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिटेक्ट हुई है। तो स्पेसिफिकली जो स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर्स है उनके थ्रू यहाँ पे ये बताया गया कि बहुत बड़ा एक आउटबर्स्ट हुआ है एक्स क्लास सोलर फ्लेयर का। अब एक्स क्लास सोलर फ्लेयर जो होता है ये क्या होता है? ये मैसिव इरप्शन होता है। सन में एक चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उनका बहुत जोर से इरप्शन होता है, और ये दे एमिट इंटेंस बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो यहाँ से निकलती है। ये जो फ्लेयर्स होते हैं ये अलग अलग इंटेंसिटी के साथ आते हैं, हम कहेंगे जैसे स्मॉलर A क्लास C क्लास फ्लेयर्स जो होते हैं ये फ्लेयर्स डिनोट करते हैं थोड़े छोटे मोटे इवेंट्स। इन कॉन्ट्रास्ट जो स्ट्रॉन्गर होते हैं उनको M क्लास फ्लेयर्स कहा जाता है, और ये एम्पलीफाई कर देते हैं ऑरोराज को विजिबल ऑन अर्थ, और हमें ये चीजें अर्थ पे देखने मिलती है, इसका इफेक्ट बहुत जोर से। तो ये जो ऑरोराज होता है ये क्या होता है? तो स्काई में आपको अलग से कलर देखने मिलते हैं, यही होता है ऑरोराज जो होता है वो। तो ये विजिबल हो जाते हैं अर्थ से, जब अलग सा कलर स्काई में दिख रहा है तो पता चल जाता है कोई तो भी चार्ज पार्टिकल्स जो है वो आ चुके हैं और काफी बड़ा इवेंट हुआ है, कहीं ना कहीं स्पेस में सन से कुछ निकला है। तो एक्स क्लास फ्लेयर जो होते हैं वो मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ सोलर फ्लेयर्स होते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा होगा कि फ्लेयर क्या है यही हमें पता नहीं है, तो वो भी टेंशन मत लीजिए। जो फ्लेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक ब्राइट फ्लेम होती है, फ्लेम
या फिर एक लाइट होता है जो आपको दिखता है सन में से आते हुए और आसमान में पूरा जाते हुए फैलते हुए, यही होता है एक्स क्लास सोलर फ्लेयर। तो इफेक्ट क्या होगा इसका? एक्स क्लास सोलर फ्लेयर के इफेक्ट क्या होते हैं अर्थ पे? सबसे पहला है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। एक्स क्लास जो फ्लेयर्स होते हैं जो रिलीज करते हैं इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, इसमें चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, और जब ये पार्टिकल्स अर्थ तक पहुंचते हैं तो ये हमारे प्लानेट के मैग्नेटोस्फीयर में इंटरैक्ट करने लगते हैं, जिस कारण जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आने लगती है, आंधी आने लगती है, तूफान आने लगता है। तो सीवियर जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स होंगे उस वक्त जो मैग्नेटोस्फीयर है ये वीक हो जाता है, वीकेंस टेम्पररीली, और इस कारण सोलर रेडिएशन जो होते हैं वो बहुत अंदर तक जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में अंदर तक जाने लगते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा है सैटेलाइट डिसरप्शन। सैटेलाइट को प्रॉब्लम जा सकते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग रेडिएशन स्टॉर्म्स जो होते हैं एक्स क्लास फ्लेयर्स के, वो कहीं ना कहीं सैटेलाइट जो अर्थ को ऑर्बिट करे, अर्थ के जो चक्कर लगा रहे, उनको ये बहुत डिसरप्ट कर जाते हैं। सैटेलाइट्स में माल फंक्शनिंग हो जाती है, वो काम करना बंद कर जाते हैं, इवन परमानेंट डैमेज भी उनमें हो सकता है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है रेडिएशन में एक्सपोजर। एयरलाइन पैसेंजर्स जो पोल्स के आसपास ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे इवेंट जब होते हैं तो उनको काफ़ी कम रेडिएशन डोजेस यहाँ पे देखने मिलते हैं, तो ज़्यादा वहाँ पे रेडिएशन नहीं पहुँचेगा, सोलर रेडिएशन वहाँ नहीं पहुँचता है। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होती है सैटेलाइट डिसरप्शन को लेके। दूसरा है ग्लोबल ट्रांसमिशन प्रॉब्लम एंड ब्लैकआउट्स। एक्स फ्लेयर जो होते हैं उनमें ये पोटेंशियल है कि कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन जो हो रहा है, यहाँ से वहाँ चीज़ें जो ट्रांसमिट हो रही है सैटेलाइट्स के, यानी जो भी ग्लोब में, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। इंटेंस बर्स्ट अगर रेडिएशन का होगा तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इंटरफियर हो जाता है, यानी हम इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जैसे रेडियो सिग्नल्स हो गए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गए। एक्सट्रीम केसेस में तो वाइड स्प्रेड ब्लैकआउट हो जाता है, यानी पूरा ही ब्लैक होने लगता है, हर चीज़ काम करना बंद कर देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, तो फिर हर चीज़ काम करना बंद कर जाएगी, जिसको ब्लैकआउट कहते हैं। अगला है सोलर मैक्सिमम एंड सोलर साइकिल। दूसरी बात तो हम कहेंगे यहाँ एक्स क्लास फ्लेयर जो होता है वो क्लियर साइन है कि सन जो होता है वो सोलर जो है यानी इज नियरिंग इट्स सोलर मैक्सिमम, यानी वो बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन जो हो रहा है उनको बाहर कर रहा है, उनको इमिट कर रहा है। तो सोलर मैक्सिमम जो होगा वो पार्ट ऑफ सन्स रफली 11 ईयर साइकिल ऑफ एक्टिविटी, हर 11 साल में ये होते हुए दिखता है। तो इस फेज में सोलर एक्स क्लास फ्लेयर जो होते हैं ये बहुत कॉमन है, और इस कारण अर्थ के टेक्नोलॉजी और स्पेस ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो हमें ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह से एक्स क्लास फ्लेयर जो है ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में, और इस करंट अफेयर का सोर्स था लाइफ साइंस। अब अगली न्यूज़ जो हमें देखने मिल रही है वो सी विजिल ऐप को लेके, एक ऐप है उसके ऊपर ये न्यूज़ है, तो ये भी करंट इवेंट में जाता है। तो अनाउंस किया गया था, जब भी अनाउंसमेंट किया गया है कि जनरल इलेक्शन होने वाले 2024 से, तब सी विजिल ऐप जो होता है इसको लाया गया। तो ये जो सी विजिल ऐप जो है ऑलरेडी, इसमें कहीं ना कहीं 79,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लगी अचानक से फ्रॉम विजिलेंट सिटीजन्स। अब ये क्या होता है क्या नहीं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो टर्म है सी विजिल, इट स्टैंड्स फॉर विजिलेंट सिटीजन। विजिलेंट सिटीजन यानी ऐसे सिटीजन होते हैं जो केयरफुली हर चीज़ पे नज़र रख रहे हैं और कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत एक्टिव है, काफ़ी हम कहेंगे कि रेस्पॉन्सिबल रोल है ये सिटीजन का जो होता है, यानी हम कहेंगे कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे कि नहीं ये देखना ज़रूरी है। तो हम कहेंगे ये ऐप के थ्रू काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही जब से जनरल इलेक्शन जो होते हैं ये अनाउंस किए गए हैं। सी विजिल ऐप के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो ऐप है, ये सी विजिल ऐप इनोवेटिव मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। सिटीजन को ये अलाउ करता है कि वो रिपोर्ट करेंगे अगर कोई भी पार्टी अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है जिसको आचार संहिता भी कहा जाता है। इलेक्शन के पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनकी, क्योंकि उनके कैंपेनिंग और ये सब चलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर वायलेशन इलेक्शन में जो चल रहे हैं, यानी ये लोग खर्चा ज़्यादा का कर रहे हैं, किसी को पैसे बांट रहे हैं, ऐसी चीज़ों पे आप कहीं ना कहीं कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सी विजिल ऐप के थ्रू हो सकता है। ऐप प्रोवाइड करती है टाइम स्टैम्प्ड एविडेंशियरी प्रूफ ऑफ वायलेशंस, है ना, इंक्लूडिंग लाइव फोटोज आप डाल सकते हैं एविडेंस के तौर पे, या फिर वीडियोस डाल सकते हैं। ऑटो लोकेशन डेटा भी है, तो आराम से सब चीज़ें अपने आप लोकेट भी हो जाती है कहाँ हो रहा है। तो यूनिक कॉम्बिनेशन है टाइम स्टैम्पिंग का या फिर लाइव फोटो का, ऑटो लोकेशन का। ये फेयरली इसके ऊपर आप हम कहेंगे रिलाय कर सकते हो, हमारे इलेक्शन मशीनरी पे आप रिलाय कर सकते हो।
और कहीं ना कहीं आप पहुंच सकते हो, यानी आप कोई एक्शन लेने के लिए उनको कह सकते हो। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो सकती है कंप्लेंट दर्ज करके। जो एप्लीकेशन होता है इसको डिज़ाइन किया गया फास्ट ट्रैक कंप्लेंट रिसेप्शन के थ्रू और रिड्रेसल सिस्टम के थ्रू, जिससे आपका जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, इस तरह से यहाँ कहा गया है। इसमें GIS बेस्ड डैशबोर्ड भी है, इस कारण हमें जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने आता है। जो ये लोग हैं ये जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। टूल टू ड्रॉप एंड डिस्पोज द फ्रिवलस अनरिलेटेड केसेस, जल्दी जल्दी उन्हें खत्म किया जाएगा केसेस को, यानी इवन बिफोर द एक्टेड अपॉन, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों पे कोई एक्शन ले या ना ले, ये लोग पहले ही काम करना शुरू कर जाएंगे। इसलिए इस कारण हम कहेंगे इलेक्शन मशीनरी जो होती है इनमें कहीं ना कहीं इनका वर्कलोड कम हो जाएगा। नहीं तो इन पे बहुत सारे कंप्लेंट्स के कारण बहुत प्रेशर आ जाता है। आप देख रहे जैसे लॉन्च किया गया है, जैसे अनाउंस किया गया इलेक्शन है, तो 79,000 से ज़्यादा कंप्लेंट आ गए, तो सिटीजन्स अवेयर हो रही है, बहुत अच्छी बात है। सी विजिल ऐप जो है इसको लेके जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगला करंट अफेयर जो हमें देखने मिल रहा है वो एक देश के बारे में है जो कि सीरिया है। तो ये इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। एटलीस्ट 7 people have tragically lost their lives in devastating car bombing that target a bustling market in northern Syria। तो सीरिया में कम से कम 7 लोगों की तो डेथ हुई है, ऐसा समझ जाइए, क्योंकि कार बॉम्बिंग हुई है। कार में बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट किया गया है, और वो भी मार्केट में, एक बहुत भीड़ भाड़ वाले मार्केट में नॉर्दर्न सीरिया में। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है? अटैक ऑकर्ड इन टाउन ऑफ अजाज। अजाज करके एक शहर है, वहाँ ये हुआ है। अजाज जो है इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है सीरियन सिविल वॉर जो चलते रहता है उसमें लेके, यानी हम कहेंगे कि टर्किश बॉर्डर के पास आपको ये देखने मिलता है। और इसका रोल बहुत बड़ा है क्योंकि एक सप्लाई रूट है, बाहर से चीज़ें आ सकती है। यहाँ पे आपको देखने मिलता है, ये है टर्की, आपको लगभग यहाँ आसपास आपको अजाज देखने मिलेगा। तो ये अजाज है टर्की और सीरिया के पास, और यहाँ से चीज़ें सप्लाई हो सकती है। इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें होते रहती है, काफ़ी एक्टिविटीज़ होते रहती है। तो ये जो टाउन है यहाँ सीरियन इंटरिम गवर्नमेंट का होम है। यहाँ जो सीरिया की गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट जो टेम्पररी बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं इनका होम है, क्योंकि एक अपोजिशन ग्रुप है जो क्लेम कर रहा है कि ये कंट्री पे हमारी अथॉरिटी है, ये ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ बैठी हुई है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ें तो चलने ही वाली है। तो सीरिया न्यूज़ में आ गया है, तो सीरिया के बारे में हमें पढ़ना होगा। सीरिया ऑफिशियली इसको सीरियन अरब रिपब्लिक कहा जाता है, याद रखिएगा। इस देश का असली नाम ये है। ये कंट्री है वेस्ट एशिया में, ये लोकेटेड है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी एंड लेवेंट जो है उसके पास आपको ये देखने मिल रही है। तो ईस्टर्न अरेबियन सी भी, मेडिटेरेनियन सी भी आपको देखने मिलती है। तो इस तरह से ये एक देश है। ये देश होने के अलावा इसमें अगर बाउंड्रीज की बात करें तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है वेस्ट में, टर्की है नॉर्थ में, इराक है ईस्ट और साउथ ईस्ट में, जॉर्डन है साउथ में, इजराइल और लेबनान है साउथ वेस्ट में। इसका कैपिटल जो है वो डेमास्कस है। उसी के अलावा सीरिया जो यहाँ पे काफी अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, जिसमें मेजोरिटी ऑफ लोग अरब है, कुर्द है, तुर्कमेन्स है, एसेरियंस है, सिरकैशियंस है, आर्मेनियंस है, अल्बेनियंस है, ग्रीक्स है और चेचेंस है। तो ये सब लोग आपको अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स देखने मिलते हैं। रिलीजियंस ग्रुप जो है, रिलीजियस, ये तो अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं। रिलीजन की बात करें तो मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, एलेवाइट्स है, ड्रूज है, याजिडीज है, ये सब लोग यहाँ देखने मिलते हैं। कंट्री जो होती है, यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है काफी टाइम से, 2011 से ही चल रहा है, और इस कारण काफी वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट है ये वर्ल्ड का, ये भी देखा जा रहा है, बहुत टाइम से चला हुआ है। वॉर जो होता है ये काफी बड़े स्केल के जो प्रोटेस्टर्स थे, तब से बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट चले हैं, वहां से शुरू हुआ है। डेमोक्रेसी रैली चलाई गई है सीरिया में कि हमें भी डेमोक्रेसी दो, कोई भी हमारे देश को आके चला रहा है, हमें हमारा डेमोक्रेसी होना, हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट होना। तो यही सब चल रहा है एज अ पार्ट ऑफ वाइडर अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट इन द रीजन। ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो होता है इसमें ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत हानि हो रही है। काफ़ी सारे जो सीरियंस हो रहे हैं वो इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत डिस्प्लेस कर दिए गए, यहाँ से बाहर कर दिए गए हैं। तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम आया है और उनको हमेशा हार्म होते रहता है। इस तरह से सीरिया जो है ये न्यूज़ में रहा है। तो सीरिया की अच्छे से बाउंड्रीज और ये सब याद रखेगा, टर्की, इराक, जॉर्डन, मेडिटेरेनियन सी, तो ये सब यहाँ पे आपको देखने मिलता है सीरिया। तो सीरिया का जो ये करंट अफेयर था इसका सोर्स था BBC। चलिए अब बारी है प्रैक्टिस MCQs को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 1 है विद रेफरेंस टू एंथ्रैक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज एंथ्रैक्स इज अ जूनोटिक वायरल डिजीज। सेकंड इज बैसिलस एंथ्राइसिस forms hardy spores that can survive in the environment for long periods. Third is anthrax is a global in its geographical spread. How many of the statement given above are correct? Only one, only two, all three या फिर none। जो भी आपको आंसर सही लग रहा है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन इन्वॉल्व्स डिटेनिंग एन इंडिविजुअल विदाउट ट्रायल। सेकंड, it aims to prevent the detainee from engaging in activities prejudicial
to the security of the state. Which of the following statement given above or is or not are not correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Consider the following countries. Third question: Turkey, Iraq, Jordan, Israel, Lebanon. How many above mentioned countries shares border with Syria? Only 2, only 3, all 3, only 4 या फिर all 5. Fourth question is: the Sea Vigil app recently seen in news is launched by Central Vigilance Commission, Election Commission of India, Department of Revenue, Ministry of Defence. Question number 5 is with reference to X-class solar flares. Consider the following statements. First is X-class flares are most powerful type of solar flares. Second, it causes geomagnetic storms on the earth. Third, X-class flares have potential to create global transmission problems. Fourth, the occurrence of X-class flares is a clear sign that the sun is nearing its solar maximum. How many of the statement given above are correct? Only 1, only 2, all 3 या फिर all 4. आपको सही आंसर जो लग रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं. अब बारी है जो पिछले करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर्स जानने की. तो सही आंसर्स जो है 29 मार्च को जो क्वेश्चन पूछे गए उसके क्वेश्चन 1 का सी, क्वेश्चन 2 का सी, क्वेश्चन 3 का बी. आई होप आपके आंसर्स सही निकले हो. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे. अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं. श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन. अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं. मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर. आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे. उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं. मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे.